प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन अब से 3-4 साल का ट्रेंड ऐसा है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जहां पर जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा लास्ट ईयर के, अगर मैं क्वेश्चन की आपसे बात करूं तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने 3 ऑप्शन दिए खुद से अपनी तरफ से ही, ठीक, टेक्निक्स पूछ ली कोई भी 3 खुद से नाम देकर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 6 नंबर में और कोई भी 3 उन्होंने अपनी तरफ से आपको पॉइंट्स दे दिए और आपको एक्सप्लेन करने थे, हालांकि चॉइस थी, ठीक है। केस स्टडीज जो ज्यादा देखने को मिली इसकी वो एमसीक्यू में देखने को मिली है। ये फिलहाल 3-4 साल का ट्रेंड है, लेकिन उससे पहले प्रॉपर 6-6 नंबर में केस स्टडीज भी आ रही थी, ठीक है। तो अब हमें दोनों तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं, उसके बाद हम लोग केस स्टडीज करेंगे, ठीक। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर लिखे, फीचर्स लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, बात एक ही होती है, अलग मत समझ लेना। पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? दीज आर जस्ट द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर आप वर्क करते हो, आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, आपके गाइडेंस के लिए गाइड बुक है जिसको पढ़कर आप समझ सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो यूनिवर्सली होती है, यानी कि आप इसको हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस। मैंने अभी आपको बताया दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस। जैसे हम कहते हैं ना कि सामने वाला भाई अपनी कोई प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा है, आपका दोस्त राजू गणपत से बात करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, तो आपस में सिर्फ सजेशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। दीज आर नॉट द रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल योर बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये मैं लाइन इसलिए बोली क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपकी बिजनेस प्रॉब्लम का कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आपने रूल बुक खोली और ये आपने अप्लाई कर दिया और आपको सॉल्यूशन मिल गया, नहीं, ये जस्ट आपको गाइडेंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये कोई एकदम से इवॉल्व नहीं हुआ है, इनके ऊपर हमने प्रैक्टिस करी है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऑब्जर्व किया, आउटकम्स को नोट डाउन किया, तब जाके हमने कहा कि हाँ ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट में अप्लाई किए जा सकते हैं। अब ये एक अच्छा पॉइंट है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत सारे हैं, बट हम उन्हें अप्लाई तब करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, प्रिवेलिंग। जो चल रही है सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। ये नहीं कि हाँ आपने देखा कि पहले ये करते थे अब भी ये कर लेंगे, नहीं, जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा, ठीक। नेक्स्ट, बिहेवियरल। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिहेवियरल है, उनका जो आउटकम है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, उसका जो आउटकम एक डिपार्टमेंट में आ रहा है वही सेम आउटकम सेकंड डिपार्टमेंट में भी आए। क्यों? क्योंकि वहां पर हो सकता है उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो अलग हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अब क्योंकि ये सजेशंस है, गाइडलाइंस है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप इनके अंदर चेंजेस कर सकते हो, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि भाई इस प्रिंसिपल के अंदर अगर हम ये चेंजेस करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, तो आप वो काम कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी ये प्रिंसिपल्स है हमारे मैनेजमेंट के, ये कॉज है और इनसे मिलने वाला जो आउटपुट है ये इनका इफेक्ट है। बहुत सिंपल से एग्जांपल याद रखो माइंड में, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को लोगों की कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, स्किल्स के अकॉर्डिंग बांटना। और जब आप लोगों को वही काम दोगे जो उन्हें करना आता है और रिपीटेडली वो उस काम को करेंगे, तो उससे जो आपको आउटकम मिलेगा, यानी कि उसका जो इफेक्ट आएगा वो होगा स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी, ठीक है। तो ऐसे हर प्रिंसिपल का अपना एक इफेक्ट होता है और प्रिंसिपल अपने आप में क्या है? एक कॉज। क्लियर हो गया नेचर? नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब उन्होंने कभी क्वेश्चन दिया था, 5 ही पॉइंट पूछे थे, जब 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया करता था, बट हम पूरे 6 यहां पर समझ के चलेंगे। पहला, फिर से एक चीज बता दूं, डायरेक्ट पॉइंट देते हैं, खुद लिखेंगे कि ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। सो प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। देखो, अगर आप किसी भी चीज को समझ के करते हो ना तो सही तरीके से कर सकते हो। खाना बनाना, जैसे किसी का सपना है कि भाई मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, मुझे शेफ बनना है, कुछ भी करना है, ऐसा होता है ना कि ये एक कला है। कई बार कुछ चीजें बाय बर्थ हमारे अंदर होती है कि हाँ मैं अच्छा खाना बनाना आता है, मैं नॉलेज है मसालों की, इन सब चीजों की, बट तब भी
क्यों कहा जाता है कि आपको वो कोर्स करना है? कि भाई आपको इन डेप्थ उन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप उस चीज को पढ़ लोगे तो आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फील्ड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये कि देखो आपको मैनेजमेंट चलाना आता होगा, आप एक्सपीरियंस के साथ उसको चलाना सीख रहे हो, बट अगर आप उन सब चीजों को पढ़ लोगे ना, तो पढ़ने की वजह से क्या होगा? आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। आप अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली यहां पर ना कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल बताते हैं, और जब हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की, तो उसका मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल यूज, कि इस तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, ना तो रिसोर्स खाली रह जाए कि पड़ा हुआ है हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे। आपको लगता है पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा था तो सेंट्रलाइजेशन से काम चल रहा था, बट धीरे धीरे लगा कि यार नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, अब सिर्फ सेंट्रलाइज होके काम नहीं चल सकता, हमें अथॉरिटी बांटनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। तो आपने डिसेंट्रलाइजेशन करने का आपने एक ऑप्शन चूज किया कि थोड़ा सा सेंट्रलाइज थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अपने वर्किंग को सुधारने के लिए कर रहे हो ना ये काम। कब कर पा रहे हो? जब आपको उस चीज की समझ है। नेक्स्ट, साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन। यहाँ पे हम कोई भी काम ना ऐसे नहीं करते कि आंख बंद करके हम चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, हम यहाँ लॉजिक्स पे वर्क करते हैं रादर देन ऑन ब्लाइंड फेथ। आंख बंद करके हम किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर रहे। चलो, तो यहाँ पे सारे डिसीजन साइंटिफिकली लिए जाते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पे कंटिंजेंट पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल पढ़ रहे हैं। वो ये क्या बता रहा है कि जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो हमें खुद को भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम सोचे कि नहीं पुराने मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे भी काम कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें चीजों के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, जैसे कि एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोगों की पे के बारे में बात करता है। एक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये भी सोशल वेलफेयर के बारे में कहीं ना कहीं बात करता है कि सबके साथ एक इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। और अगर मैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करूं तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जब आप कल को बड़े आदमी बनोगे, तो चलो अभी पहले बच्चे बन जाओ, 12th के बाद आप लोग कोर्स करोगे लाइक बीबीए एमबीए, अगर आप परस्यू करते हो तो वहां पर आपके करिकुलम के पार्ट होंगे ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर आपको इन डेप्थ सब चीजें बताई जाएंगी कि क्या होता है। आप तो यहाँ पे जस्ट उसका 1% पढ़ रहे हो, वहां आप एक्चुअल में पढ़ोगे कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, हमारी एजुकेशन और हमारी रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये और ये इन दोनों में चॉइस थी लास्ट ईयर। ठीक है, और 3 सेट में अलग अलग तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो टेक्निक्स हमारे पास इन टोटल, वैसे टाइप के अकॉर्डिंग बोलूं तो टाइप है 4, और वैसे आप देखेंगे तो 7 है। पहली टेक्निक होती है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरी होती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो थर्ड होता है डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम, फोर्थ होती है हमारी वर्क स्टडी। उस वर्क स्टडी में 4 तरीके की स्टडी आती है, फैटिग, मोशन, मेथड और टाइम स्टडी। चलो, तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या है? फंक्शनल मतलब फंक्शंस, फॉर्मेनशिप मतलब वर्कर्स, यानी कि जहां पर वर्कर्स को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में हमने अपने वर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा एक तो हम प्लानिंग करते हैं और एक होता है उसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम 8 स्पेशलिस्ट के साथ काम करते हैं। 4 होते हैं हमारे प्लानिंग इंचार्ज और 4 होते हैं हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में पहले वाले का नाम होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जिसका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना। दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिसका काम है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क, और कॉस्ट शीट बनाता है वो, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। उसके बाद रूट क्लर्क स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ योर वर्क। ठीक है, कि आप किस डायरेक्शन में वर्क करेंगे। डायरेक्शन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, कोई रास्ता बताना नहीं होता, आपका वर्क प्रोफाइल बताना होता है बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा डिसिप्लिनेरियन,
who maintains the discipline in the organization, कि भाई इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो उस चीज को मेंटेन करना। उसके बाद हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज भी 4 होते हैं, जिसमें पहला होता है स्पीड बॉस, जो इस बात को इंश्योर करता है कि स्पीडली और एक्यूरेटली वर्क कंप्लीट हो। दूसरा गैंग बॉस, जो हमारे मशीन्स और टूल्स को रेडी रखता है फॉर द ऑपरेशन, कि हमारी गैंग आए और रेडी उनके लिए हमने मशीन्स कर रखी है, वो आके काम करना शुरू कर दें। देन रिपेयर बॉस मेंटेनेंस रखता है सारी मशीनों की, कोई खराबी हो तो उसको टाइम टू टाइम चेक करके ठीक करता है। लास्ट में आता है हमारा इंस्पेक्टर, हु चेक्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, और इन पूरे 8 स्पेशलिस्ट के नीचे वर्कर्स की पूरी टीम वर्क करती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करें तो हम ना हर चीज का स्टैंडर्ड सेट कर लें। जैसे कि आपको कितने रॉ मटेरियल में कितना यूनिट आप प्रोड्यूस कर लोगे, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड सेट कर लेना। तो हर चीज का स्टैंडर्ड होता है। आप मशीन का स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हो कि 4 घंटे एक मशीन पे हम काम करते हैं तो 20 यूनिट बन जाती है, दिस इज स्टैंडर्ड। एक वर्कर 4 घंटे काम करता है तो 20 यूनिट बना देता है, तो दिस इज स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर यूनिट का एक स्टैंडर्ड यानी कि द एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर देना। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है भाई आप काम कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स मत करो एक्टिविटी को। आप इतने सारे एरियाज में घुसे हुए हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वहां से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, रेवेन्यू नहीं मिल रहा, तो जो भी आपकी वैरायटीज हैं उसको एलिमिनेट कर दो, वैरायटीज को खत्म करो। जैसे आप एक कंपनी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो, आप स्किन केयर में भी हो, आप फुटवेयर्स में भी हो, आप टेक्सटाइल में भी हो, बट आपको दिख रहा है कि सबके चक्कर में आप हर किसी का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डाउन जा रहा है। आपको दिख रहा है कि टेक्सटाइल में आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा, बंद कर दो उस सेगमेंट को और आप अदर सेगमेंट्स पे अपना कॉन्सेंट्रेट करो। तो हमारी सोनी कंपनी ऐसी है जिन्होंने ये टेक्निक जो है वो अप्लाई करी है, नोकिया ऐसी कंपनी जिन्होंने ये टेक्निक अप्लाई करी है और अपनी जो एक्स्ट्रा वेराइटीज थी उनके प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन था उसको उन्होंने एलिमिनेट करके उसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट, फैटीग। फैटीग स्टडी मतलब थकान। ये बताता है द अमाउंट एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन अ जॉब, यानी कि कितने हमें रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करने चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि कोई एक 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है वर्कर्स की, तो हमें कितनी बार ब्रेक देना है और कितने ड्यूरेशन का देना है। पर क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में थकान का कारण सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं क्या? नहीं, कई बार जिस कंडीशन में हम वर्क कर रहे हैं वो भी थकान का कारण है। बैड वर्किंग कंडीशन आपकी बन नहीं रही आपके कुलीग्स के साथ या सबऑर्डिनेट के साथ, वो भी आपके लिए क्या है, एक थकान का कारण है कि आप अपने पूरे स्टैमिना के साथ काम नहीं कर रहे हो। तो फैटीग स्टडी ये बताती है कि अगर रेस्ट इंटरवल्स दोगे तो स्टैमिना रीगेन करेंगे और फिर से काम करना शुरू करेंगे। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी स्टडीज द मूवमेंट इन योर जॉब, लाइक कि आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, उसे वापस रखते हो, मूव करते हो, उठते हो, बैठते हो, मतलब कुछ इस तरीके के आपके मूवमेंट्स को यहाँ पे मेजर किया जाता है टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट्स। कि कोई एक वर्कर है वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करता है इधर से उधर, इधर से इधर जाने में, तो ताकि हम उन मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करें ताकि जो हमारा टाइम है वो सेव हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बताता है कि किसी भी काम को करने के, देखो होते तो बहुत सारे मेथड है, हम काम को कितने भी तरीकों से कर सकते हैं, बट हमें वो बेस्ट मेथड चाहिए जो टाइम, मनी, एफर्ट्स को सेव करे। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, क्या दोनों को सेम मेथड से आप ट्रेनिंग दे सकते हो? 2 मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। आप मुझे बता सकते हो कि मिडिल लेवल को ऑन द जॉब चाहिए या ऑफ द जॉब? ऑब्वियसली आप मिडिल लेवल वालों को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दोगे और लोअर लेवल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। ठीक है। टाइम स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइम स्टडी, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत मिस्टेक करता है। वो इसमें हमेशा ही ऑब्जेक्टिव समझता है बाय इट्स नेम कि टाइम स्टडी का मतलब सिर्फ क्या होता है। टाइम स्टडी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि क्या एक एवरेज वर्कर को टाइम लगेगा किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, बट सिर्फ इतना ही काम नहीं होता टाइम स्टडी का। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि टाइम स्टडी ये बताती है कि ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्किल का वर्कर किसी भी काम को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सकता है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय करने हैं इन अ जॉब, और दूसरी चीज हमें क्या डिसाइड करनी है, द लेबर कॉस्ट, कि हमें कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी, हमें डिटरमाइन करना है कि कितना लेबर कॉस्ट लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल, डिफरेंट प्रोडक्ट वेजेस, यानी कि जैसा काम वैसा दाम, हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग प्राइसिंग है।
हमने एक टारगेट सेट कर दिया, 100 यूनिट बनाओगे 10 रुपए पर पीस मिलेगा, 100 से ऊपर जाओगे तो 12 रुपीज पर पीस मिलेगा। तो अगर अब आपको वो वाला अचीव करना है प्राइस का लेवल, वेज लेवल, तो आप उस हिसाब से प्रोड्यूस करो। अगर आप सेटिस्फाइड हो बिलो वाले प्राइस लेवल से, तो आप वहां तक ऑपरेट कर सकते हो। तो बेसिकली इसको क्यों अडॉप्ट किया जाता है? ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। लाइन समझ आ गई? किससे पहचानना है? हाँ, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को डिस्क्रिमिनेट कर सके। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमारे टेलर जी ने टेक्निक्स दी, 7 टेक्निक्स दी, और उन्होंने प्रिंसिपल्स हमें दिए 4, ठीक है। लेकिन उनकी टेक्निक और प्रिंसिपल दोनों उनके 14 प्रिंसिपल्स के बराबर ही माने जाते हैं एक तरीके से फ्योल के। तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो, रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक मैनेजर अपना पर्सनल अप्रोच इस्तेमाल करता था, वही ना कि भाई अपना डोमिनेशन दिखाना कि भाई हमारे अकॉर्डिंग काम होगा, अपना पर्सनल इंटरेस्ट हुआ करता था। लेकिन जब टेलर आए, टेलर ने अपना रूल निकाला, अपने मेथड्स इवॉल्व किए, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स निकाले, तो उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए बेस्ट मेथड को इवॉल्व करो। ये थोड़ी कि जैसा मन चाह रहा है आप वैसा करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको देखो, चाहे प्रोसेस कितनी भी सोफिस्टिकेटेड हो, आप जितने संघर्ष का सामना करोगे उतना ही ज्यादा आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। तो डरो मत, मेहनत करो, देखो, प्रोसेस में जाओ और सफलता ले लो। ठीक। नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिलजुल कर रहना है, कॉपरेशन की जरूरत है। यहाँ पे हमें साथ में रहना है, किसी को अलग नहीं करना। तो यहाँ पर मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ कि यहाँ इसको आप कैसे पहचानेंगे कि कभी भी अगर मैनेजमेंट को गेन्स होते हैं वर्कर की मेहनत की वजह से, तो अकेले नहीं उसको मतलब अपनी पॉकेट में डालना है, आपको उसे वर्कर्स के साथ शेयर करना है। यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, मेंटल रेवोल्यूशन, जहां पर दोनों को ये रियलाइज करना होगा कि यार दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, हाँ, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को अपने एटीट्यूड में चेंजेस लेकर आने होंगे कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को साथ चलना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। ये इसका क्या है? एक्सटेंशन है, जहां पर हार्मनी से काम करना है, कॉपरेशन से काम करना है, कंपटीशन नहीं रखना। ठीक है, यहां पर बात होती है कि आपको इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क करना है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके बीच में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। मतलब आप ये मत करो कि आप बायस्ड हो रहे हो कि आपका कोई फेवरेट आपका एम्प्लॉय है तो आप उसको ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि हर किसी का डेवलपमेंट हो, हर किसी की प्रोस्पेरिटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन ये कब होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो साइंटिफिकली सिलेक्टेड होंगे, सिर्फ तभी। जिसके जो स्किल्स हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप वर्क असाइन करोगे, सिर्फ तभी प्रोस्पेरिटी आएगी। क्योंकि जब आप किसी को ऐसा काम दोगे जो उसे करना नहीं आता, तो भाई नहीं आ सकती एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे 4 प्रिंसिपल टेलर के। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडी। तो ये जो आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो है हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन और केस स्टडी टाइप हमारा ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया है। सो क्वेश्चन इज, वेनगार्ड Incorporation, a company manufacturing the footwear for man, women, children has been earning consistent profit for the last many years. It has a democratic style of working. Workers are encouraged to develop and carry out the plan for improvement in the organization. Varun, who is working in the production department, gave a suggestion which resulted in 10% reduction in the cost of production of shoes. He was rewarded for his suggestion. Identify the principle of management followed by the Vanguard Incorporation in the above case. तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है जहां पर एक वर्कर ने कुछ सजेशन दिया जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हुआ, तो कंपनी ने उस वर्कर को रिवॉर्ड किया। तो एस्पिरिटी ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इनिशिएटिव और इक्विटी, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है? तो हम सभी जानते हैं कि इनिशिएटिव ही हमें बताता है फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, जहां पर वर्कर्स के थ्रू जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक केस स्टडी है, बहुत अच्छी खासी केस स्टडी है। तो देख लेते हैं क्या पहचानना है हमें। बेसिकली इसमें हमें करने हैं आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
So question is, Yellow Pumpkin is an Italian restaurant in Delhi well known for its fresh and authentic dishes including the pasta, pizza, etc. It has been serving its customer for last 20 years. It had been winning various awards and recognition for its service. एक Italian restaurant है, बहुत ही authentic dishes जो है वो लोग बेच रहे हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, पास्ता, पिज्जा वगैरह, और 20 साल से अपने कस्टमर्स को वो सर्व कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिल चुके हैं. But during COVID-19 it suffered the huge losses as the effect of COVID reduced and the business started picking up. The management of Yellow Pumpkin also decided to go in for the home delivery service to increase its revenue and profit. So COVID-19 के टाइम पे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया, होम डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट करी ताकि अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके. एंड फॉर दिस दे नीडेड द सपोर्ट ऑफ देयर वर्कर्स टू वर्क ओवरटाइम. इसके लिए उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि आपको ओवरटाइम करना ही होगा. सो येलो पंपकिन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद इट्स वर्कर टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट एडिशनल पेमेंट टू रिवाइव इट आउट ऑफ लॉसेस. जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा आवर्स के लिए उनको कहा कि आप एक्स्ट्रा आवर्स के लिए हमारे यहाँ पे वर्क करो. तो यहाँ पे वर्कर्स को कहा गया कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करना पड़ेगा, पर आपको भी फिलहाल हम कोई एडिशनल पेमेंट नहीं दे पाएंगे जब तक कंपनी लॉस से बाहर नहीं आ जाती. इन रिटर्न वर्कर्स ने भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि जैसे ही हमारा मिशन अकम्प्लिश होगा हम आपकी वेजेस को इंक्रीज कर देंगे. सो द वर्कर्स पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स एज कमिटेड एंड इट्स जस्ट 3 months द रेस्टोरेंट्स बिजनेस टर्न्ड अराउंड, इट बिकम प्रॉफिटेबल अगेन. तो ये मिशन उनका कंप्लीट हुआ, वर्कर्स ने एक्स्ट्रा आवर्स वर्क किया और 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस पे वो लोग आ गए. सो येलो पंपकिन honored its commitment and not only increase the wages of the worker but also give them the bonus as an additional incentive. तो यहाँ पे येलो पंपकिन ने अपना वादा पूरा किया और उसके साथ साथ उन्होंने वर्कर्स की वेजेस तो इंक्रीज की ही, बट साथ में उन्होंने उनको बोनस वगैरह भी दिया एज एन एडिशनल इंसेंटिव. तो कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां पर वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ऐसे एग्रीमेंट में आते हैं और दोनों को अपने एग्रीमेंट को फुलफिल करना होता है. तो जस्ट मैंने आपको जैसे समझाया डिसिप्लिन के अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी कही गई है. तो डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अगेन आपको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है जो यहां पर डिस्कस किया गया है. सो क्वेश्चन है, in Delight Ice Cream Limited decision making authority is concentrated at top level and no authority has been delegated among the subordinate. सारी की सारी पावर टॉप लेवल के हाथों में है और सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल वो अलाउड नहीं कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से डिसीजन ले सके. ऑन द अदर हैंड एक अनदर कंपनी है टेस्टी आइसक्रीम्स लिमिटेड, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है डिलाइट आइसक्रीम्स के कंपैरिजन में, where the decision making authority is always delegated among more than one person, जहां पर एक से ज्यादा लोगों के बीच में अथॉरिटी को बांटा गया है. and this concept is known as decentralization. तो जहां पर आपकी अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथों में थी, यानी कि कुछ ही हाथों में कंसंट्रेटेड है, that is known as centralization. और जहां पे वही अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है एक या एक से ज्यादा लोगों के बीच में, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है. एमसीक्यू क्वेश्चन था, हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन, जहां पर हमें मेथड, स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फंक्शनल फॉर्मेनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Somesh work as foreman in the Lakshmi Automotives Limited, a company manufacturing car. मतलब एक लक्ष्मी ऑटोमोटिव लिमिटेड कंपनी है जहां पर कार्स बनाई जा रही हैं. He is subordinate to Ramesh, who is the production in charge in the factory. Somesh is in charge of timely and accurate completion of job by the workers working in production department. मतलब सोमेश जो इंचार्ज है उसका ये काम है कि उसको टाइमली और एक्यूरेटली अपने वर्क को कंप्लीट कराना है वर्कर से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है. There are 3 other foremen who work under the production in charge, while 4 other foremen work under Naresh, the planning in charge in the factory. Each of the 8 foremen is a specialist in his area and give orders to the workers relating to it. आई होप समझ आ गया होगा ये 8 स्पेशलिस्ट सुनते ही कि यहाँ पे 8 स्पेशलिस्ट हैं जो अपने अपने एरिया में 8 लोग हैं जो अपने अपने एरियाज में स्पेशलिस्ट हैं और अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं. सो टेक्निक आप पहचान ही गए होंगे कौन सी है. यस, फंक्शनल फॉर्मेनशिप. नेक्स्ट, अगेन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जहां पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन, इक्विटी और एस्पिरिटी कॉर्प्स के बीच में. So question है, Vidya Public School is a renowned school in the Nagpur. The management recently appointed a new business studies teacher Shweta to teach the class 11th and 12th and gave her a monthly salary of 50,000. Shweta is not satisfied with it and said the salary is not just an equitable as per the amount of work required to be done by the business studies teacher. Exactly.
Other schools in the cities are paying 70,000 to their teachers teaching in class 11th and 12th. तो उन्होंने कहा कि अदर स्कूल्स में 70,000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे 50,000 रुपए दे रहे हो यार, ये तो गलत बात है। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल है? Yes, just because it is related to the money, और जहां पर वो कह रहे हैं कि काम के अकॉर्डिंग पैसा कम है, just an equitable एक कीवर्ड भी लिखा हुआ है, so it is remuneration of employees. Next, अच्छी खासी केस स्टडी, लंबी चौड़ी। Identify and explain the principles and techniques of scientific management. तो ये सारा कुछ हमें बताना है, टेक्निक भी बतानी है और प्रिंसिपल भी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Karan Nat took over D North Motor Company from his ailing father 3 months ago. In the past, the company was not performing well. अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी कंपनी। Karan was determined to improve the company's performance. So he observed that the method of production as well as the selection of employees in the company were not scientific. उसने देखा कि जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं as well as जिस तरीके से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है वो साइंटिफिक नहीं है, यानी कि साइंटिफिकली वहां पे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट नहीं किया गया। He believed that there was only one best method to maximize the efficiency. He also felt that once the method is developed, the worker of the company should be trained to learn that best method. कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है और जैसे ही आप वो मेथड डेवलप कर लो तो वो मेथड सिखाया जाना चाहिए अपने वर्कर्स को। He believed that there was only He asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. कि निकालो बेस्ट मेथड और सिखाओ। Production manager developed this method and using several parameters, right from deciding the sequence of operation, place for the man and machines, raw material till the delivery of the customers. This method was implemented throughout the organization and it helped in increasing the output, improving the quality and reducing the cost and wastage. तो पूरा आपको पता चल गया कि मेथड इवॉल्व हुआ, हर एक छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट किया और वहां तक उसको खत्म किया और इसकी वजह से आउटपुट भी इंप्रूव हुआ, क्वालिटी भी इंप्रूव हुई, रिड्यूस हुई कॉस्ट और वेस्टेज। तो बताइए कौन सा है यहाँ पर? अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में ही जब मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि किसी भी काम को करने का वन बेस्ट मेथड होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक जो लाइन यूज की गई है ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में यूज की गई। और जहां उन्होंने बात की थी कि साइंटिफिकली एम्प्लॉयज को सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो वहां पे जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज इनर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उसके बारे में बात हुई है। तो मुझे प्रिंसिपल्स तो यही दो दिखे हैं यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। और टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं तो टेक्निक ऑब्वियसली मेथड स्टडी है, जहां पर एक एक चीज को उन्होंने माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को भी यहाँ पर निकाल के वो लेकर आए हैं। ये हमें यहाँ से पता चला है। तो ये कुछ पहले के क्वेश्चंस हैं जहां पर इस तरह की केस स्टडीज आया करती थी। अब तो मैं देख रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास वो है, देख लेते हैं क्या देखना है हमें इसके अंदर। दो टेक्निक हमें आइडेंटिफाई करनी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो एक पैटर्न सा दिख रहा है मुझे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर हम केस स्टडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर करें, डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग फीचर्स और इंपॉर्टेंस के लिए प्रिपेयर करें, राइट? So Sanchit, after completing his entrepreneurship course from the Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The speciality of the coffee shop was the spatial aroma of the coffee and the wide varieties of flavor to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. इतना कुछ होने के बाद भी profitable नहीं था, popular नहीं था. So Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from the reputed college, as a manager. To find out the cause for the same. Sandhya took feedback from the clients, मतलब अब उसने रीजन फाइंड आउट करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अपॉइंट किया था संध्या को एज अ मैनेजर। तो संध्या फीडबैक ले रही हैं एंड फाउंड दैट दो दे लव द स्पेशल यूनिक एरोमा ऑफ कॉफी बट वर नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम बीइंग टेकन टू प्रोसेस द ऑर्डर। बट वो इस चीज से खुश नहीं है एम्प्लॉइज, इस चीज से खुश नहीं है कस्टमर कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है ऑर्डर प्रोसेसिंग में। शी एनालाइज्ड एंड फाउंड आउट दैट देयर आर मेनी अननेसेसरी obstruction and between which could be eliminated. तो उसने यही देखा कि यहाँ पे बहुत सारे unnecessary obstruction है जिसको हटाया जाना चाहिए। So she fixed a standard time for processing the orders. तो उसने एक standard time set कर दिया। She also realized that there was some flavors whose demand was not enough. उसने देखा बहुत सारे flavors में डील करते हो, but कुछ flavors ऐसे जिसकी डिमांड ही नहीं है। So she also decided to stop the sale of such flavors. रोक दो। Simplification. As a result, within a short period, Sandhya was able to attract the customer. और इससे क्या हुआ? कुछ ही टाइम में अट्रैक्ट करने शुरू हो गए वो फिर से कस्टमर्स। यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये तो आपकी एक ही टेक्निक मानी जाती है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तो स्टैंडर्ड टाइम की बात हुई। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हो गया टाइम स्टडी, किसी भी काम को करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए वो उसने डिसाइड कर दिया। नीचे उसने कहा कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं भैया उसको बंद कर दो, वेराइटीज को थोड़ा सा कम करो, तो कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, टाइम स्टडी और सिंप्लीफिकेशन। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमें। इसमें हमें दो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, Diwan Limited is a multinational consulting company with its headquarters at Washington DC. It hires the young people from different countries of the world. एक MNC है, अलग अलग कंपनी अलग अलग कंट्री से वो लोग अपने यहाँ पे यंग पीपल को हायर करते हैं। It is a company in which people dream to work because of its work environment, pay, growth prospectus. यहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं, उनका ड्रीम होता है ऐसी कंपनीज में काम करना। So company has a culture of open communication and the people of various nationality work together in a discrimination free environment. यहाँ से हमें एक की लाइन मिली जहां से हमने इक्विटी प्रिंसिपल को पकड़ा। So the behavior of the managers of Diwan Limited emphasizes kindliness and justice, which ensures the loyalty and devotion of workers. उसी का एक पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिख रहा है कि जब इस तरीके से बिहेवियर रहा मैनेजर का तो यहाँ पर काइंडलीनेस, जस्टिस, लॉयल्टी और डिवोशन वर्कर्स के बीच में देखने को मिला। So it promotes a mutual trust and belongingness among the team members. Keywords किसके थे ये? Esprit de corps. So in this way, the management of Diwan Limited is able to achieve its objective by promoting the teamwork. So by doing so, manager of Diwan Limited are following some principles of management. तो भैया हमने पहचान लिए हैं दो प्रिंसिपल हमारे, इक्विटी और एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर ये इस तरीके की केस स्टडीज आपसे पूछी गई हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने आपको कराई दिए हैं कि वो पर्टिकुलर हो जाते हैं उन सब चीजों के लिए, तो आपको पता चल गया होगा केस स्टडी के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट के लिए मैंने पढ़ाया सब है, बट मैंने आपको बताया है कि फीचर्स और इंपॉर्टेंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है।